हाय गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तक आपको 11 क्वेश्चन करवाया जा चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नंबर 1 से रिलेट करने वाले वीवीआई क्वेश्चन की बात करेंगे। लगभग आज आपको हम 10 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताएंगे और इन क्वेश्चंस के बाद हो सकता है तो कल से सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से आने वाले वीवीआई क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले प्रश्न शुरू कर देंगे। रही बात लॉन्ग क्वेश्चन की, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको लास्ट में बताएंगे, बट अभी आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को क्लियर करते जाएं। फिर अपना सजेशन आ रहा है, एग्ज़ाम से लगभग 1 महीना पहले सजेशन आ जाएगी, तो वो सजेशन भी हम आप सभी बच्चों को शेयर करेंगे। क्लास में ऑफलाइन तो आपका मॉडर्न फिजिक्स चल ही रहा है और आप शुरू से इस सभी वीडियो को रिवाइज के तौर पर देखते जाएं। वैसे मुझे पता है कि आप सभी बच्चे को इन सभी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप इस वीडियो को देखिए कि एग्ज़ाम में आपको कहीं भी छोटा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप इसे देख लोगे, क्योंकि ये आपको यहाँ से रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है इनको देखते हैं। कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। बच्चों, हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाउंडेशन क्लास में कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर ऑलरेडी पढ़ाया था फरवरी मंथ में, और अभी आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एनर्जी बैंड के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर को हमने पढ़ाया है। बट क्या हम एनर्जी बैंड के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को डिफाइन करेंगे? यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी बैंड से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? ध्यान रहे कि अगर आपसे सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ ली जा रही है एग्जाम में, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर से आप क्या समझते हो, तो आपको सीधी फाइट करना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन हैं। लेकिन इसी में ऐसे क्वेश्चन पूछ ली जाए कि एनर्जी बैंड, ऊर्जा पट्टी क्या है, और एनर्जी बैंड के आधार पर सॉलिड सब्सटेंस को कितने भाग में बांटा गया, तो तुरंत समझ जाइएगा कि सेमी कंडक्टर अर्थात मॉडर्न फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से पूछा गया है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को समझाने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से मॉडर्न फिजिक्स में कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर को समझाना है कि क्लासिकल में। आज जो आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 रिलेट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ना कि मॉडर्न फिजिक्स से। तो हम यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स का डिफिनेशन नहीं दे सकते, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आधार पर ही डिफिनेशन देंगे। चलिए, डिफिनेशन कंडक्टर का क्या है कि दोज मटेरियल एंड विच देयर इज अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्टर। सिंपल लैंग्वेज में देखो कितना आसान सा एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम्पल में सिल्वर और कॉपर, पारा, मरकरी जिसको बोलते हो, हाइड्रोकार्बन, अर्थ, ह्यूमन बॉडी, etc। बात हिंदी में आप इसी को कहोगे कि ऐसा मटेरियल या जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफ़ी अधिक होती है, उन्हें कहते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर की डिफिनेशन पे देखो तो दोज मटेरियल हैविंग देयर इज डिफिशियंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंसुलेटर, एज लाइक एबोनाइट, ग्लास, मिका, वैक्स, सल्फर, etc। जिन सबस्टेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, ऐसा नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ये गलती भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि आपको मॉडर्न फिजिक्स में संपूर्ण ज्ञान हो चुका है
कि इंसुलेटर का मतलब ये नहीं होता कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है फिर भी करंट क्यों नहीं पास होता है, ये चीज़ को आप कहाँ समझ पाओगे, मॉडर्न फिजिक्स में। बट आपको यहाँ पर डिफाइन कैसे करना है कि वे मटेरियल या ऐसा सबस्टेंस जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, कम होती है, उसे कहते हैं इंसुलेटर। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख सकते हो, एवोनाइट, कांच, अबरक, मोम, सल्फर। अब सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन है कि दोज मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। क्या समझे आप? जिस सबस्टेंस की चालकत्व बोले तो विशिष्ट चालकता तथा रेसिस्टिविटी बोले तो प्रतिरोधकता को डिनोट करते हैं रो से, और कंडक्टिविटी अर्थात विशिष्ट चालकता को सूचित करते हैं सिग्मा से। मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करिए, सीधा फाइट करेंगे सेमीकंडक्टर डिफिनेशन में कि ऐसा मटेरियल जिसकी सिग्मा तथा रो कंडक्टर तथा इंसुलेटर के मिड में होता है, मिड मतलब मध्य में होता है, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, और नए युग में आप अभी देखो वर्तमान में सीजियम इसमें आ गए हैं, कार्बन को भी रखा गया है, लेकिन अभी इस पे और ज़्यादा प्रयोग चल ही रहा है। सेलेनियम भी आ गया है, सेलेनियम भी सेमीकंडक्टर के अंदर आ रहा है, कार्बन भी आ रहा है, बट उन लोगों को अभी संपूर्ण तरीके से कहोगे तो नहीं लाया गया है सेमीकंडक्टर अंदर। सेमीकंडक्टर का मुख्य उदाहरण सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। अब मैंने यहाँ पे आपको सुपर कंडक्टर भी डाल दिया है, क्यों, कभी कभी सुपर कंडक्टर भी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी अगर सबस्टेंस का ही ब्रांच है तो पार्ट्स है तो इनको क्यों छोड़े, इसे भी कर लीजिए। सुपर कंडक्टर क्या होता है, ध्यान दे बच्चों। प्रोफेसर केमरलिंग ओन्स, कैसे केमरलिंग ओन्स 1911 ईस्वी में क्या था बाबू, पारा होता है ना जिसका लैटिन नाम है हाइड्रागैरम Hg, उस मरकरी को, उस Hg को बहुत उस पर टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज किया। तो डिक्रीज करने के बाद उन्होंने देखा कि उस सबस्टेंस की रेसिस्टेंस घटते घटते शून्य हो गया था, 0 के पे चल गया, और घटाया गया अप्रॉक्सीमेटली 4.2 केल्विन पे लाया, तो देखा गया कि ये एक ऐसा सबस्टेंस बन गया था जिसमें बिना एनर्जी में कहीं लॉस हुए इलेक्ट्रिक करंट एक बार पास करने के बाद 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक एक बार बस करंट दे दो, ऐसे सबस्टेंस में करंट हटा लो तो मैक्सिमम टाइम तक करंट रह जाता था। तो ये था सेमीकंडक्टर। तो क्या कहेंगे डेफिनेशन में कि एट वेरी लो टेम्परेचर सम materials loses the resistance totally and becomes superconductor. That is example Hg and Pb को 7.25 केल्विन पे ले जाएंगे तो ये सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, और Hg को 4.2 केल्विन पे ले जाएंगे तो ये भी सुपर कंडक्टर बनेंगे। तो आई होप कि सुपर कंडक्टर क्लियर हुआ होगा। सुपर कंडक्टर का खोजकर्ता साइंटिस्ट का नाम केमरलिंग ओन्स साहब थे, जिन्होंने 1911 में खोजा। अर्थात आप समझ रहे होंगे कि ये 1911 में जब खोज हुआ तो ये क्लासिकल फिजिक्स में नहीं है, ये मॉडर्न फिजिक्स में है। बट मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए बता दिया कि कभी कभी सुपर कंडक्टर भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सुपर कंडक्टर को आई होप कि आप समझ गए होंगे
और ये केमरलिन साइंटिस्ट कहाँ के थे, आपको पहले भी बताए थे, नीदरलैंड के थे, जिन्होंने सुपर कंडक्टर का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है कि टू स्मॉल बॉल्स हैविंग चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.3 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्बिक फोर्स बिटवीन दैम। अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा जा रहा है कि 0.2 माइक्रोकूलम तथा 0.3 माइक्रोकूलम चार्ज वाले दो छोटे एस्फीयर यानी कि गोला के रूप में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर विराम में है। दो चार्ज है आपको, वो दोनों चार्ज एक दूसरे से कितने दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और वो किस स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है। तो विद्युत बल ज्ञात करें। अगर यहाँ रेस्ट नहीं होता तो आप कंफ्यूज रहते कि कूलम लॉ लागू होगा या नहीं होगा। तो रेस्ट स्टेट में है तो कूलम लॉ लागू होगा। और ध्यान दें आपको, एक चार्ज रेस्ट में है, दूसरा मूव कर रहा है, तब भी कूलम का लॉ लागू होगा। और एक और बात याद रखिएगा कि अगर दोनों चार्ज मूवेबल है तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। आई होप कि ये सभी फैक्ट आप फाउंडेशन में ही क्लियर कर लिए थे। अब इस क्वेश्चन को तो आप चुटकी में उड़ा दोगे, क्योंकि इस समय तो कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। अब बिहार बोर्ड तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं, हम लेवल बढ़ा भी नहीं है। ये जितने सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन 0 लेवल का क्वेश्चन है, और 0 लेवल का ही क्वेश्चन आपका बोर्ड पूछती है। आपको तो इससे भी कॉम्प्लेक्स फाउंडेशन क्लास में न्यूमेरिकल करवा चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन में Q1 का वैल्यू दिया है, Q2 का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दिए थे 0.2 माइक्रोकूलम और यहाँ लिख दिए 0.2 इंटू 10⁻⁶। तो भैया माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁶। अब Q2 का वैल्यू 0.3 था, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁶। R का वैल्यू 30 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो मीटर में कन्वर्ट किए तो यहाँ पे इसी को आप लिख सकते हो 3 मल्टीपल 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। अगर जिसका ये सब कमज़ोर है तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ, आप बेसिक ठोस किए नहीं हो तो करो इस सब चीज़ को। एज वी नो दैट फार्मूला आपको पता होगा, कोलम्बिक फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। अब आप क्या करिए, यहाँ पर सबकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। 1/4πε0 का वैल्यू आपको याद होगा 9 इंटू 10⁻⁹ एंड Q1 Q2 R, ये तीनों की वैल्यू आपका प्रॉब्लम्स खुद दे दिया है, तो वहाँ पुट कर दो। और जब आप पुट करोगे तो आपको फाइनली आंसर आएंगे 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब 10⁻³ को आप क्या लिख सकते हो, मिली लिख सकते हो ना, मिली, इसीलिए इसको लिख सकते हो 6 मिली न्यूटन आंसर। अब आप नोटबुक उठाइए और इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आप कन्फर्म नहीं होगे कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। आप खुद करिए सॉल्यूशन। अब इसमें मैंने अलग से आपको फोर्स की नेचर पूछा है, नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स की प्रकृति। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, बट यहाँ पर अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव। तो भैया ना तो Q1 के पीछे चार्ज गिवन है और ना तो Q2 के पीछे चार्ज का नेचर गिवन है, नहीं गिवन है। सीधा लिख दिया 0.2 माइक्रोकूलम, 0.3 माइक्रोकूलम, अर्थात पीछे में कोई नेचर नहीं दिखाया। इस आधार पर आप कह सकते हो कि फोर्स की नेचर अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों चार्ज के पीछे प्लस प्लस होता या दोनों चार्ज के पीछे माइनस माइनस होता, लाइक चार्ज होता, तो रिपल्सन होता नेचर, और एक प्लस एक माइनस होता तो अट्रैक्शन होता।
क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या कहा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है आपको, टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड +20 कूलम एंड +180 कूलम ऑफ सेम नेचर। आपके पास दो चार्ज है, एक +20 कूलम और एक +180 कूलम, ठीक है। ये दोनों का नेचर तो आप देख रहे हो सेम है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, और ये सेपरेट कितने डिस्टेंस है, 60 सेंटीमीटर से। एट विच पॉइंट ऑन देयर लाइन ऑफ ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। अब कहा जा रहा है कि दोनों चार्ज के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में कहाँ पर, कहीं पर वो बिंदु खोजिए जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब ये सब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, फाउंडेशन में ये सब करवाए थे कि आप क्या करो, आप दो चार्ज ले लो, दोनों चार्ज रख दो, एक 20 कूलम रख दो, एक 180 कूलम रख दो, दोनों का नेचर सेम है, सेपरेशन गिवन है, ठीक है। कितना सेपरेशन है, 60 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, आपको छोटा वाला चार्ज किस बिंदु पे रखोगे कि वो किस, उस पर नेट फोर्स क्या आना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आनी चाहिए। तो 0 आनी चाहिए, तो 0 कैसे आएगा, थोड़ा दिमाग में सोचिए, 0 आएगा कैसे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आनी चाहिए, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 लाने के लिए चार्ज को तो रखना होगा इसी दोनों चार्ज के बीच में, पर आप रखेंगे कहाँ, कितने दूरी पर रखेंगे। तो सपोज करो कि आप वो चार्ज को हमेशा उधर रखना जिधर चार्ज की वैल्यू कम हो, रख दो इस बिंदु पे। ये बिंदु सोचो कि आपका है, यहाँ पर चार्ज को रखने से वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम मतलब उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, ऐसा सोचना आपको खुद है। इस बिंदु का नाम रख दो O, और ये 20 कूलम से ये O की डिस्टेंस मान लो x है। तो जब ये x माना तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 60 - x। O से 180 कूलम की डिस्टेंस 60 - कितना, x। अब सवाल आसानी से आपका बन जाएगा। तो जब आप ये एनिमेशन कर पाते हो तो उसके बाद देखो क्या क्या है, मैंने सिंपल है, (20) यहाँ पे पॉइंट ले लिए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फार्मूला आप पढ़े होंगे, KQ/r²। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला होता है KQ/r², ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या इस O पॉइंट पर +Q के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और +180 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके 0 करेंगे, यही तो आपको करना होगा। तो आप मान लो इसको E1 और E2 क्या होगा, E2 क्या होगा, KQ/r², वो भी तो वही होगा। अब यहाँ पे आप क्या करो, वैल्यू पुट करो, क्योंकि मैंने थोड़ा शॉर्टकट करा है। Q का मान कितना, ये वाला फर्स्ट वाला +20 कूलम, तो आप इसे 20 कूलम समझिए, प्लस पे ध्यान मत दीजिए, बाई बोलिए, फिर ये प्लस मत समझ लीजिएगा, मतलब K +20 मत समझ जाइएगा। K × 20 कूलम बाई कौन चीज़, r²। सेपरेशन क्या माने हैं, x², और इसमें रखिए K, चार्ज कितना है ये वाला कारण, गुना 180, बाई बोलिए r का वैल्यू 60 - x, इसका स्क्वायर,
अब आप ध्यान से देखो तो दोनों में क्या मिल रहा है सेम, ये दोनों फार्मूला आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तो बराबर करना होगा, जीरो करना होगा। तो यहाँ से के कैंसिल, और जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके बीच बचेगा 20/x² इक्वल टू 180/60 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हो, 20 से 9 हो जाए, कैंसिल कर दो, और इसको क्या आप लिख सकते हो 1/x का स्क्वायर बराबर 9/60 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जब इस स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल करोगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, और आप जानते हो कि 9 का रूट लोगे 3 हो जाएंगे अपॉन, ये तो स्क्वायर है ही यानी 2 बार, तो एक लिख लो इसमें से 60 माइनस एक्स। अब फाइनली इन्हें क्रॉस मल्टीपल करो, जब इसे क्रॉस मल्टीपल करोगे तो आपको आ जाएंगे, आप देख रहे हो यहाँ 3 करके 3 मल्टीपल x 3x इक्वल टू 1 मल्टीपल 60 माइनस एक्स हो गया। अब x माइनस में है, इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 60, और x का वैल्यू आपको आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, अर्थात 20 सेंटीमीटर से 20 कूलम चार्ज से कितनी दूरी पर 15 सेंटीमीटर पर अगर आप किसी चार्ज को रखोगे तो उस चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 प्राप्त होगी। तो आप पूछोगे सर 180 कूलम से कितनी दूरी पर रखेंगे, भैया जब 20 + 20 कूलम से आप 15 सेंटीमीटर पर रखोगे तो टोटल यहाँ से यहाँ की सेपरेशन 60 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर यहाँ से होगा तो यहाँ से कितना, तो 60 सेंटीमीटर में से 15 सेंटीमीटर घटा दो तो कितना हो जाएंगे 45 सेंटीमीटर। अर्थात अगर कोई तुमसे पूछे कि 180 कूलम से कितने दूरी पर चार्ज को रखे कि इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, तो 180 45 सेंटीमीटर पे, और 20 कूलम से कितने दूर पे चार्ज को रख दे कि हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगा 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन तो घुमा के आने की संभावना रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन आप क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट पोजीशन ऑफ अननोन चार्ज सच दैट चार्ज इज इक्विलिब्रियम, वही इक्विलिब्रियम मतलब जिस पर नेट फोर्स क्या हो या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। इक्विलिब्रियम का मतलब है साम्य अवस्था। आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज गिवन सिस्टम। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। दिए गए ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में अज्ञात आवेश की पहले तुमको स्थिति ज्ञात करना है, और ऐसी स्थिति इसके बीच में तुम्हें चार्ज का ज्ञात करना है। एक नया थर्ड चार्ज नहीं ज्ञात करना है, पहले पूछा जा रहा है उसकी स्थिति बताइए, मतलब +9q से कितना दूर पे उस चार्ज को, वही बात है पहले वाला ही, या +q से कितना दूर पे चार्ज हम कोई रखे कि उस पर नेट या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, वो क्या हो 0 हो, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस स्टेट में, नेट फोर्स उस पर क्या हो 0, कहाँ रखें। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा किसी चार्ज को दिए हुए दो चार्ज के बीच इक्विलिब्रियम में रखने के लिए वहाँ रखते हैं जिसकी वैल्यू कम होती है, उसके करीब रखते हैं, वहाँ नहीं रखते हैं, उसके करीब रखते हैं। वैल्यू किसका कम है, तो आप कहेंगे सर +q कम है मैग्नीट्यूड में, +9q ज़्यादा है, तो हम रखेंगे किधर, इधर रखेंगे। अब कौन चार्ज कितना रखेंगे वो बाद की बात करनी है मेरे को, पहले आपको यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे रखना है ये ज्ञात करना है। अब सवाल में देख लीजिए, आपको इधर है +q चार्ज, इधर है +9q चार्ज, अब बीच का सेपरेशन गिवन है r, और आपको निकालना है यहाँ पे कि कितना दूरी पर आप चार्ज को रखेंगे। चलिए दोस्त, तो इनको सॉल्व करते हैं। मान लो आप
सपोज करो कि यहाँ पर कोई ओ बिंदु ले लो। पहले इस विधि से मैं आपको बता देता हूँ। ओ बिंदु कोई ले लो। इस बिंदु पर आपका चार्ज है। अब क्या है चार्ज, उसको छोड़ दो, लेकिन कोई ऐसा चार्ज है जिस पर नेट फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वो जीरो हो रहा है, अर्थात वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस स्टेट में है। अब आपसे ये पूछना चाहूँगा, यहाँ माइनस क्यू रखोगे कि प्लस क्यू? माइनस क्यू या प्लस क्यू? तो ये चीज़ का कन्फिगरेशन बाद में क्लियर करेंगे कि माइनस क्यू रखना है कि प्लस क्यू। पहले आप पोजीशन ज्ञात कर लो कि प्लस क्यू से कितनी दूरी पर। आपको पता है कि प्लस क्यू से प्लस 9 क्यू के बीच सेपरेशन आर है। तो अगर ये सेपरेशन आर है तो ये सेपरेशन आप एक्स मान सकते हैं और इसको मान सकते हैं आर माइनस एक्स, जैसा कि मैंने अभी किया था। अब यहाँ पर फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की ही बात कर लेते हैं। E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण, और E2 दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आधार पर हम निकाल रहे हैं सेपरेशन। तो अब ध्यान दीजिएगा, के क्यू का वैल्यू 9Q बाई आर की वैल्यू कितनी है, आर माइनस एक्स का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स है, सॉरी यहाँ क्या है, आपने एक्स माना है तो एक्स दीजिए। अब देखिए ध्यान से, क्या ये दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं? यस, E1 और E2 को, क्योंकि मेरे को नेट जीरो करना है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यू कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास बचा 1/x स्क्वायर। क्या बचा, ध्यान से देखिए, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9/r माइनस एक्स का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए क्या लिखा मैंने, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, 9/r माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए ये चीज़। क्या हम इस स्क्वायर को यहाँ 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको कैंसिल करके इस पर रूट चढ़ा सकते हैं? आपके यस, 100%। और जब आप इनका कैलकुलेट करेंगे, ये आएंगे 3 और ये आर माइनस एक्स स्क्वायर में से एक निकल जाएंगे, तो आर माइनस एक्स होगा। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए आसानी से, तो हो जाएगा आर माइनस एक्स इक्वल टू 3x। क्लियर है दोस्त? अब आप कहेंगे सर इसको क्यों रखें इधर, इसकी जाति के पास भेज दो, माइनस से इधर जाएगा प्लस। तो कितना हो गया, 3x 1 4x इक्वल टू आर। कितना आया, 4x इक्वल टू कितना, आर। इसीलिए x इक्वल टू r/4। अभी हमने क्या सोचा था कि सर जी प्लस क्यू से x दूरी पर मैंने माना नेट फोर्स 0 या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो 0 माना तो क्या, कितनी दूरी पर, यहाँ से ये बिंदु की दूरी कितना निकला, r/4। तो आई होप कि ये आप आसानी से सवाल इक्विलिब्रियम किस
पॉइंट पे आना चाहिए, कितनी दूरी पे आना चाहिए। अगर प्लस क्यू से r/4 डिस्टेंस पे, तो प्लस 9q से कितनी डिस्टेंस पे? सिंपल है यार, पूरा डिस्टेंस कितना r, तो पूरा में से x को घटा दीजिए, x की वैल्यू r/4 और सिंपल है, आंसर आ जाएंगे 3r/4। अगर कोई आपसे पूछे प्लस 9q से कितना दूरी पर रखेंगे चार्ज को, तो आप कहेंगे 3r/4 डिस्टेंस पे। और प्लस q से कितना दूरी पर रखेंगे, r/4 डिस्टेंस पे अगर रखोगे किसी चार्ज को, तो वो किस स्टेट में आएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था में। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया था, वो पहले तौर तरीका 13 नंबर प्रॉब्लम्स जो बताया उसी तौर तरीके में बताया, लेकिन इनके पास मेरे पास एक दूसरा भी ट्रिक है जो आपको फाउंडेशन में बताया था। ये है आपको फाउंडेशन का तरीका, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बोला था कि जिस चार्ज के नज़दीक आपको चाहिए, जिस चार्ज के नज़दीक आपको चाहिए पोजीशन किसी चार्ज की इक्विलिब्रियम में, उस चार्ज का वर्गमूल निकालिए, उसके सेपरेशन को गुना करिए, पूरे के सेपरेशन को बाय में √Q1 प्लस √Q2 करें, तो आपको x का सेपरेशन आ जाएगा। ये ट्रिक बताया था आपको। अब यहाँ पे आप पहले वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर q का वर्गमूल थोड़े निकलता है, तो q थोड़े सोचना है आपको q नहीं सोचना, आपको यहाँ 1 सोचना है, 1, यहाँ 1 q है तो मैग्नीट्यूड 1 है, और ये 9q है तो मैग्नीट्यूड 9 है। तो आप सीधा सीधी यहाँ पर 1 का जब ले लोगे ना रूट, तो आपको r बचेगा, बाई ये 1 और ये 3, 3 1 4, डायरेक्ट आंसर इस ट्रिक से आ जाएगा आपको। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप मॉर्निंग में फाउंडेशन में आके पूछ लो फिर से, आपका जो बैच चल रहा है उसमें आप आसानी से पूछ सकते हो। चलिए, अब आप पूछेंगे सर नीचे तो उसी में लिख दिए कि आल्सो फाइंड थर्ड चार्ज, यानी इस बिंदु पर वो जो टेस्ट चार्ज रखे उसकी वैल्यू बता दीजिए। तो ये IIT JEE मेंस में पूछे जाते हैं वैल्यू। बिहार बोर्ड की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि तुमसे ये चीज़ पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ निकालने आना चाहिए। तो मैंने आपको वो भी बोला था कि आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकालो, क्योंकि स्पेस में 2 से अधिक चार्ज जैसे हो गया तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगते हैं। और तुम्हें कहाँ पे चाहिए नेट फोर्स 0, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएंगे, इधर, और ये वाला चार्ज इधर। बट आपको क्या करना है, जोड़ देना है दोनों को, क्योंकि नेट फोर्स 0 करना है। तो F1 प्लस F2, और यहाँ सपोज करो Q0 टेस्ट चार्ज है, तो इस पर कौन कौन फोर्स लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। तो अब किसी एक पर नेट फोर्स निकाल लो, किसी एक पर जिस पे मन होता है उस पर निकाल दो। तो मान लो किसी एक पर जो नेट फोर्स निकालोगे वो 0 आ जाएगा। जैसे इसी पर मान लो इसके द्वारा, तो KQ इंटू 9Q/r², ये सेपरेशन तो r है, प्लस अब मान लो इन दोनों चार्ज के कारण इस पे फोर्स, तो K 9Q Q0/9r²/16, वो बीच की सेपरेशन रख दिए यहाँ पे, क्योंकि सेपरेशन तो आपको पता है कि कितना निकला था 3r/4, ये वाला सेपरेशन, और ये वाला सेपरेशन कितना आया था r/4। तो आप जैसे ही बनोगे आपको Q0 की वैल्यू आ जाएगा, और कैलकुलेट कर दो। ये सब तो फाउंडेशन बताया गया था, आसानी से आप कर सकते हो। तो आपको आंसर आ जाएगा प्लस 9Q/16, पहले ये आएगा ये, बट आपको दोनों चार्ज के बीच में कौन सा चार्ज रखेंगे, -9/16 आपको हाइपोथेटिकली करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज की नेचर नेगेटिव रखोगे 9/16Q, तब तो ये फोर्स लगेंगे इधर और ये चार्ज लगेंगे फोर्स इधर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, A and B are out in contact with each other, that B and C are out in contact, find net force on B। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन कि A और B दो पिंड को एक दूसरे के संपर्क में लाकर, मतलब A B को पहले एक दूसरे से टच कराया, फिर उसके बाद पूर्व अवस्था में उसको रख दिया, B और C को उठाया, फिर दोनों को टच करा दिया, कनेक्ट कराया, और फिर जैसा था वैसा रख दिया। तो बताइए B पर नेट फोर्स क्या होगा? मतलब नहीं समझे आप। आपके पास इस प्रकार से 3 स्फीयर था, जैसा कि फिगर में गिवन है, A B C। इनकी चार्ज है +3Q, इस बेचारा की -Q, और इसका +5Q। क्या हुआ? क्वेश्चन ने क्या बोला कि पहले A को B से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद मतलब टच में लाया, और टच में लाने के बाद जैसा था वैसा पुनः रख दिया गया। फिर क्या किया गया? उसके बाद B और C को आपस में कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद पुनः सेपरेट करके जैसा था वैसे करके रख दिया। तो बताइए इस B पर नेट फोर्स कितना होगा? तो नेट फोर्स तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही निकलेंगे कि A इस पे फोर्स इधर लगाएंगे, ये इधर लगाएंगे, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि +3Q -Q को आप कनेक्ट में ला रहे हो, फिर -Q और माइनस यहाँ पे, फिर आपको दोनों को एक जगह जब किए तो कितना चार्ज बना, फिर उनको B और C को कनेक्ट करेंगे। तो फाइनली पहले आपको पता करना है कि A पर B पर C कनेक्ट करने के बाद A B C पर क्या चार्ज है, उसके बाद आप अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करके नेट फोर्स निकाल पाएंगे। तो आंसर तो आप देख रहे हो कि 6KQ² है, बट ये कैसे आएगा? तो चलिए हम आपको बारी बारी समझाते हैं। करना क्या है आपको? करना है पहले इनको और इनको मिलाएंगे तो हो जाएगा कितना? 100%। +3Q और इस गोला को -Q से मिलाएंगे तो एक फाइनली गोला बनेंगे, और वो गोला हो जाएगा आपका +2Q का, 100% बनेंगे। और फिर इनको अलग करिएगा तो अलग मतलब होता है 2 से भाग दीजिएगा। अलग मतलब होता है क्योंकि 2 को मिलाए थे तो आज 2 फिर बनेंगे तो 2 से भाग दीजिएगा, तो कितना होगा? +Q और +Q। तो आई होप कि आप क्लियर होंगे कि जब इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा तो ये बनेगा +Q, अब B बनेगा +Q। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? अब ये +Q को हम कनेक्ट करेंगे B वाला को C से। अब करना है, क्वेश्चन ने ऐसा बोला है, तो कनेक्ट करिए। तो 5Q 1Q कितना हो गया? 6Q। फिर अलग करिए इस बड़े गोला को तो 2 से भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा? +3Q B वाला को और +3Q C वाला को। इस प्रकार से आप फाइनली समझ गए कि A B C ये +Q, ये +3Q और ये +3Q। आई होप कि आप क्लियर समझ गए। ये आपका A है गोला, ये B है और ये C है। अब इस पर नेट फोर्स निकालना है तो आसानी से आप निकाल सकते हो, क्योंकि बीच की सेपरेशन गिवन है। और क्यों नहीं निकाल सकते? बी नेट, इस पे नेट आसानी से निकाल सकते हो। इनके द्वारा इस पे फोर्स, इनके द्वारा इस पे फोर्स, दोनों को जोड़ लीजिए, नेट निकल के आ जाएंगे। तो चलिए कि आप जोड़ तो लेंगे, लेकिन जोड़ेंगे क्या होगा वो देखिए। इस पे नेट फोर्स, ये फोर्स किधर लगा रहा है? इधर, और ये फोर्स किधर लगा रहा है? इधर। तो ये क्या हो जाएंगे? जुटेंगे या घट जाएंगे? घट जाएंगे। तो किन में से कौन घटेंगे? बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको नेट तो 0 नहीं करना है, ऐसा तो बोला नहीं गया है। आप 0 बराबर करेंगे। आपको तो बोला गया कि B पर बताइए नेट फोर्स कितना होगा। तो इस C के द्वारा इधर लग रहा है फोर्स और इसके द्वारा इधर लग रहा है फोर्स, इसीलिए C के द्वारा B पे लगने वाली फोर्स अगर बड़ा है तो C के द्वारा B पर लगने वाली फोर्स माइनस A के द्वारा B पर लगने वाली फोर्स हो जाएगा।
अब सभी बातों को आप क्लियर समझ गए तो हम इनका एनिमेशन दिखाते हैं। जो जो चीज़ मैंने बताया था वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए कि पहले हमने इन्हें बिफोर कहा, बिफोर मतलब पहले ऐसा था, फिर जब कनेक्ट में लाया तो ये प्लस क्यू और प्लस क्यू हो गया, जैसा कि अभी मैंने दिखाया था आपको। फिर उसके बाद ये बी और सी को बिफोर करा मतलब पहले, उसके बाद फिर कनेक्ट में लाया तो आप देख रहे हो कि प्लस थ्री क्यू आ गया। देखते चलिए, सब बातों को क्लियर समझिए। फिर फाइनली यही फिगर हमने आपको बताया था अभी, ये वाला, फाइनली ये बना रिजल्ट। अब आपको नेट निकालना है, एफ नेट ऑन बी, बी पर एफ नेट। तो एफ नेट के लिए आपको बताया था कि बी पर सी के द्वारा लगने वाली बल, बी पर सी के द्वारा लगने वाली बल माइनस ए पर बी पर, यहाँ बी होगा, सॉरी मिस्टेक है, बी पर ए के द्वारा लगने वाली फोर्स, बी पर ए के द्वारा लगने वाली फोर्स माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इसके द्वारा फोर्स इधर है और इसके द्वारा फोर्स इधर है। बड़ा वाला फोर्स तो यही है, छोटा वाला ये है, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड प्लस थ्री क्यू, इनकी मैग्नीट्यूड प्लस क्यू और ये प्लस 3q। तो चलिए इन में सबको आप क्या करिए, पुट कर दीजिए। तो ये वाला फोर्स कितना होंगे, 9kq² अपॉन r², कूलम्ब्स लॉ लगाइए। अरे ये +3q, ये +3q, इनके बीच सेपरेशन r, तो क्या होगा कूलम्ब्स लॉ से, k q1 q2 यानी 3 3 जा 9q²। अब बाई सेपरेशन r² नहीं होगा, और यहाँ एक है q, यहाँ है 3q, इसके बीच क्या होगा, इसके बीच होगा k q1 q2 मतलब k 3q²/r²। तो छोटो वाला ये हुआ, बड़ो वाला ये हुआ, तो बड़ों से छोटों को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 6kq² अपॉन r²। ये था नेट फोर्स ऑन बी। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है और इस ट्रायंगल में पॉइंट O पर आपको कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लें। आसानी से आप निकाल सकते हो अगर आप कूलम्ब्स लॉ के साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्लियर किए होंगे तो। चलिए हम बताते हैं कि O पर अगर आप सपोज करो एक टेस्ट चार्ज है, तो O पर +q चार्ज फोर्स किधर लगाएंगे, इस डायरेक्शन में, या फिर इधर लगाएंगे, और ये +q किधर लगाएंगे, अलोंग टू लाइन यानी इस डायरेक्शन में। और आपको बताए थे कि अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, 11th में आप वेक्टर पढ़े थे, तो उस समय रिजल्टेंट बीचों बीच प्राप्त होती है। ये त्रिभुज जैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री का होगा, तो 100% ये 60 डिग्री होंगे थीटा। ये L है और ये भी L है। और आपको बताया गया था वेक्टर में एफ नेट जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो उसके बीचों बीच रिजल्टेंट होती है, और उस रिजल्टेंट का सूत्र होता है 2f cos थीटा बाई 2। अब आप क्या करिए, किसी दोनों में से किसी एक फोर्स को निकाल लीजिए, तो एक फोर्स क्या हो जाएंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा रहा है, तो फोर्स को छोड़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड सोच लीजिए, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो, क्या दिक्कत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला k, और यहाँ पे q है तो q बाई r² इनटू कॉस 60 है, 60 में θ/2 है, काट दीजिए तो कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप पढ़े होंगे, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, उनको यहाँ पे पुट कर। जब आप वैल्यू पुट करेंगे 60 का √3/2 होगा और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, सेम यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है, हम देख लीजिए। और आई होप कि ये क्वेश्चन को आप जब बनाओगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, और आंसर आएगा ई नेट ऑन O पॉइंट पर √3kq/L²। ठीक है दोस्त।
क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि राइट गॉस लॉ। गॉस लॉ को कहता है लिखने के लिए, सिंपल है दोस्त। गॉस लॉ बहुत ही सिंपल है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट सॉरी दोस्त, थोड़ा एरर आने लगा है। ओके, तो ये हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ी आ गया था इशू फ़ोन में, इसीलिए ऐसा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 17 नंबर प्रॉब्लम्स कह रहा है आपको कि राइट गॉस लॉ। गॉस लॉ लिखने के लिए आपको आई होप कि पहले से ही पता होगा कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या किसी क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट जो भी नेट चार्ज होता है वो नेट चार्ज 1/ε0 टाइम्स होता है। इसी को अपना बोले थे गॉस लॉ। किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट नेट चार्ज 1/ε0 टाइम्स होता है, इसी को क्या बोलते हैं? गॉस लॉ। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सिंपल है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट नेट चार्ज 1/ε0 टाइम्स होता है, इसे कहते हैं गॉस प्रमेय या गॉस का नियम। और इनका फार्मूला आप यहाँ लिखा है, फाई इक्वल टू क्यू क्लोज बाई कितना, यहाँ पे क्यू फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन ε0, जिसे हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू समेसन ऑफ क्यू अपॉन ε0। तो ये था गॉस का लॉ। अब करते क्या हैं, गॉस लॉ को मैथमेटिकली आपको बताते हैं कि मैथमेटिकली गॉस कैसे डिफाइन किया था अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। उन्होंने फाई इक्वल टू बोला था कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ऐसे आप मैथमेटिकली लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। कल भी मैंने बताया था आपको। और ये मैथमेटिकल इक्वेशन ये क्यू इनक्लोज अपॉन ε0 के इक्वल होता है, ऐसा गॉस ने सिद्ध भी किया था। तो ये रियल फार्मूला है हमारे गॉस लॉ का। इसी की हेल्प से गॉस लॉ में 2-3 अच्छे एप्लीकेशन किए जाते हैं। जैसे आपको कोई चार्ज इन्फिनिट लेंथ की चार्ज है, रड है, चार्ज रड है, और उस रड के कारण किसी बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक आवेशित चादर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्फीयर है उस पर, ये सभी चीज़ें हम लोग एप्लीकेशन में करेंगे। ऐसे तो पहले ही फाउंडेशन में कर चुके हैं, बट जब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे। अब आइए आप वेरिफिकेशन इनका क्या है। तो गॉस लॉ का वेरिफिकेशन, जैसा कि अभी आपको फॉर्मूला बताया गया कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू क्या करना है आपको, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब फाई इक्वल टू ये सब तो सिंपल है कि ई डॉट हटाए तो डी ए कॉस थीटा, और फाई इक्वल टू ई अगर कांस्टेंट है तो बैक आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया, डी ए कॉस। यहाँ पे जिधर आपका एरिया वेक्टर है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रख दिए, और कॉस 0 1 होता है तो कैंसिल हो गया। और डी ए का इंटीग्रेशन ए हुआ, और यहाँ ए गोलाकार रखना है, तो जब इनको रखेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उनको पुट कर दीजिए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और जब इसे कैंसिल आउट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। तो ये भी प्रूफ हो गया, सिंपल क्वेश्चन। अब आइए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ई वेक्टर एंड डी, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल के बीच रिलेशन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि ए से बी की ओर है, और हमने क्या किया, बी से एक
चार्ज को सपोजली बी से ए पर लाया और ये सेपरेशन डीएल है। लेट चार्ज क्यू इज प्रेजेंट बी एट बी फोर्स ऑन चार्ज क्यू, और बी पे फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, प्लस क्यू है तो क्यू ई। वर्क डन बाय ऑन अ चार्ज 4। अब मेरे को बी से चार्ज को कहाँ पे लाना है, ए पे लाएंगे। बी से कहाँ लाएंगे, ए पर, तो वर्क डन क्या हो जाएंगे, वर्क डन क्या हो जाएंगे डब्लू ए बी अपॉन क्यू, जो हमने यहाँ दिखाया है। बट जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाते हैं तो जहाँ से लाते हैं वहाँ भी पोटेंशियल क्रिएट होता है, जहाँ फाइनल पहुँचते हैं वहाँ भी पोटेंशियल होता है। अर्थात बी का पोटेंशियल इनिशियल होगा और ए का पोटेंशियल फाइनल होगा, क्योंकि बी से लाए हैं तो बी का इनिशियल, ए पे लाए चार्ज को तो फाइनल। तो क्या करते हैं, फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को माइनस करते हैं, ये आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इसीलिए वी ए माइनस वी बी करा बराबर वी ए माइनस वी बी को आप लिख सकते हो, छोटा सा चेंज है क्योंकि डी एल सेपरेशन करा तो डी बी लिख सकते हो या वी ए बी कह सकते हो बराबर डब्ल्यू ए बी बाय क्यू। और जैसा कि आप W बराबर भी फार्मूला जानते हो, क्या होता है फोर्स इंटू विस्थापन कोस थीटा, इसलिए W के बदले मैंने लिखा Fs कोस थीटा बाय Q। और यहाँ पे S क्या है, कितना आपने B से A लाया, B से A लाने में विस्थापित किया उस चार्ज को dl, इसीलिए S के बदले dl लिखा। अब कितना डिग्री हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहे हैं आप तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री का जब वैल्यू रखेंगे F और DL के बीच तो 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, और उस 1 को यहाँ पे जब पुट करेंगे -1 को तो आपका आएगा dB इक्वल टू माइनस, अब F के बदले यहाँ पे क्या रख दीजिए फोर्स की वैल्यू कितनी होती है QE और DL बाई Q, Q कट गया तो dB बराबर -E इंटू DL हुआ, और यहाँ से चाहिए आपको E तो E बराबर फॉर्मूला हो जाएंगे -dB बाय DL कहिए या DX कहिए। अगर DL सेपरेशन किया तो DL होगा, अगर DX सेपरेशन करते तो DX होता। तो ये फॉर्मूला हुआ E इक्वल टू -dB बाई DX इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को आप लिख सकते हो। अगर X के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पुट है X एक्सिस पर तो माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट X एक्सिस के लिए डू V बाय डू X, Y एक्सिस के लिए पूछे तो माइनस डू V बाय डू Y, और Z के लिए पूछे तो माइनस डू V बाय डू Z। इसे डू पढ़ते हैं या डेरिवेशन पढ़ते हैं। 19 नंबर प्रॉब्लम्स कहा जा रहा है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज V इक्वल टू 3 + 2x इन SI सिस्टम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 2 मीटर। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक चार्ज सिस्टम के कारण विभव की इक्वेशन फंक्शन है आपको 3 + 2x, तो पॉइंट x बराबर 2 मीटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, v का फंक्शन दिया है 2x + 3 और आपको x की वैल्यू दी है 2 मीटर पे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस x पे पूछा जा रहा है। और ये x बराबर अभी आपको बताया था कि dV -dV बाय dx। अब चलिए उस पर इसे पुट करते हैं और अपना फाइनल आंसर लाते हैं। तो जब पुट करोगे -dV बाई dx और v का वैल्यू कितना है 2x + 3, डेरिवेशन करिए 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 3 का 0 हो गया, तो फाइनल आंसर आया -2 वोल्ट/मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका दोस्त आंसर सी जो टिक लगाया गलत है, आंसर क्या होगा बी करेक्ट होगा, आंसर डी करेक्ट होगा, सी नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है। और आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी है, समझ गए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास 0.2 ग्राम मास वाला 2 बॉल है, वो 50 सेंटीमीटर लंबे नायलॉन के 2 धागे से लटकाए गए हैं। इस पर समान मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के चार्ज देने पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विकर्षण से संतुलित रहते हैं। मतलब कि 4 सेंटीमीटर के सेपरेशन से ये दोनों जो बॉल है वो एक दूसरे को
रिपल्सन करके क्या रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो प्रत्येक बॉल पर कहता है कितना चार्ज देंगे कि ये ऐसे बैलेंस में रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको फिगर समझ लीजिए, 2011 में पूछी गई है और ये आपको फाउंडेशन बताया है। देख लीजिए कि दोनों अगर मास वाले बॉडी है तो दोनों का मास अगर है तो नीचे की फोर्स ग्रेविटी फोर्स लगेंगे mg और mg, और जब इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो आपको कंपोनेंट तोड़ने के बाद इनका इक्वेशन आएगा बैलेंस स्टेट में Fe mg tan थीटा। ये समीकरण 1 कर दीजिए। कूलम्ब्स लॉ का हेल्प लीजिए कि q² आएगा। समय कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाइए। ये सब बहुत हलवा सवाल है, ये आपको हम करवाए हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, है ना बाबू। तो KQ² mg tan थीटा और Q यहाँ से आपको निकालना है। इंटीग्रेशन में लीजिए, इनको हटाइए स्क्वायर को यहाँ से, तो इस पर रूट चढ़ेंगे और ये सब तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। पुटिंग द वैल्यू, सबका वैल्यू पुट करिए, m का वैल्यू पुट करिए, g का वैल्यू पुट करिए, tan थीटा निगलिजिबल कर दीजिए यहाँ से, r का वैल्यू पुट करिए और जब सब पुट करेंगे तो आपको q का वैल्यू फाइनल आएगा 3.77 इंटू 10⁻9 कूलम। तो ये क्वेश्चन 2011 में पूछी गई थी, आपको एक बार रिवीजन करना है। अगर फिर भी थोड़ा भी डाउट हो जाए तो आप ओपनली सुबह में 2-3 दिन का आपके पास समय है, क्योंकि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर देंगे तो फिर आप प्रॉब्लम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का आके पूछेंगे, क्योंकि आपको जल्दी 2 मार्क्स वाले सभी प्रश्न को करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसमें नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। 21 दिया हूँ, सेशन में 10 2 मार्क वाले क्वेश्चन हम डालेंगे, लेकिन 21 आप करिए अभी। कल से इलेक्ट्रिसिटी का रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। 21 कहा जा रहा है कि 2 चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम आर सेपरेट बाय 1 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। व्हाट इज द फोर्स exerted by the other if the charge be immediate in water? How is force charged? सिंपल क्वेश्चन। आप वही जो पहले सवाल बताया सेम है, ये सब सवाल बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हो और इनका फाइनल आंसर आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। आई होप कि ये सवाल मैंने आपको क्लास में ही बता चुका हूँ, तो आप बना लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू। तब तक के लिए इनको आप रिवीजन करें। कल आपको यूनिट नंबर 2 का VVI क्वेश्चन कल से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने नोटबुक पर प्रयास करें, प्रत्येक प्रश्न को लिखते भी जाएं। ओके, ठीक है, थैंक्स। अगर आप के दोस्त कोई हैं तो उसे भी इस वीडियो को शेयर करें कि वो भी इसे पढ़ करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाए।